अध्याय 12 उत्तर भारत के लिए उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष 2 मुगल स्थापना 1525 से 1555 बाबर के अधीन मध्य एशिया 15वीं शताब्दी में मध्य और पश्चिम एशिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। 14वीं सदी में मंगोल साम्राज्य के विघटन के बाद तैमूर में एक बार फिर तुरान ईरान एक शासन सूत्र में बांध दिया। तैमूर का साम्राज्य वोल्गा नदी के निचले बहाव से लेकर हिंदू तक फैला गया था। तो तैमूर का शासन कहाँ था? तुरान और ईरान के शासन सूत्र बांध दिया था। और तैमूर का साम्राज्य कहाँ था? वोल्गा नदी के बहाव से लेकर सिंधु यानी वेल्वा से सिंधु तक की। उसने एशिया माइनर यानी आधुनिक तुर्की, ईरान, टॉक्स ऑक्सियाना, अफगानिस्तान, पंजाब के कुछ हिस्से शामिल किए। तैमूर ने साहित्य और कला को प्रश्रय दिया और इसके बाद के काल में समरकंद और हेरात पश्चिम एशिया के सांस्कृतिक केंद्र बन गए। समरकंद के शासक इस्लामी दुनिया में बहुत बड़ी इज्जत थी। 15वीं सदी के उत्तरार्ध में तैमूर राजवंश की शक्ति का तेजी से क्षय हुआ। इसका मुख्य कारण साम्राज्य को उनके विभिन्न दावेदारों के बीच बांट देना तैमूरी परंपरा थी। इस तरह जो अलग अलग तैमूर राज उठ खड़े हुए वे आपस में हमेशा लड़ते रहे और उनके बीच खींचातानी चलती रही। उनमें दो तत्वों को उभारने के लिए मौका मिला। उत्तर में उज्बेक नामक एक तुर्क मंगोल कबीले के लोग टॉक्स ऑक्सियाना में उतर आए। उज्बेक लोग मुसलमान तो बन गए, लेकिन वो तैमूर घराने के लोग इन्हें नीची निगाह से देखते थे। असंस्कृत तथा बब्बर मारते थे। परिणाम स्वरूप पश्चिम की ओर सफाई नामक के नए राजवंश ने ईरान पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। सफावी लोग हजरत मोहम्मद को अपना पूर्वज मानने के वाले संतों के संप्रदाय में इसके वंशज थे। सफाई सिया संप्रदाय के हिमायती थे और ये लोग सिया संप्रदाय के सिद्धांतों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन पर वे जोर जुल्म करते थे। उधर उज्बेक लोग सुन्नी लोग थे। इस प्रकार दोनों शक्तियों के बीच राजनीतिक संघर्ष को सांप्रदायिकता कटुना तीव्र कर दिया। ईरान में भी पश्चिम की ओर उस्मानिया तुर्की को शक्ति का तीव्र विकास हुआ। वे पूर्वी यूरोप के साथ ही इराक और ईरान पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। इस प्रकार आगे चलकर 16वीं सदी में एशिया के 3 दुर्बल साम्राज्यों के लिए संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार हो सकी थी। 1494 में 14 वर्ष की आयु में बाबर टॉक्सियाना के फरगना नामक एक छोटे से राज्य की गद्दी पर बैठा। उज्बेक खतरे में बेखबरी तैमूर शासक एक दूसरे से जुड़ रहे थे। बाबर ने अपने चाचा से समरकंद छीनने की घोषणा की, मगर उसने नगर को 2 बार कब्जा किया, लेकिन दूसरी बार वो जल्द ही उसके हाथों से निकल गया। दूसरी बार उज्बेक सरदार शेर खानी का बाबर को निकाल कर बाहर करने में निमंत्रित किया। शबानी खान ने बाबर को हराकर समरकंद पर कब्जा कर लिया। शीघ्र ही उसने बाकी तैमूरी राज्यों को भी जीत लिया। लाचार होकर बाबर ने काबुल की ओर रुख किया और 1504 में उसे जीत लिया। अगले 14 वर्षों में वो उज्बेकों से अपने वतन को जीतने और धैर्य के साथ इंतजार करता रहा। इस काम में उसके चाचा हेरात के शासक की मदद से हासिल करने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। अंत में हेरात को भी शेबानी खान ने जीत लिया। इसमें उज्बेकों और सफाइयों को सीधी टक्कर की स्थिति उत्पन्न हो गई। सफाई भी हेरात और आसपास के प्रदेशों में, जिसे समकालीन इतिहासकार खुदाशान कहा है, दावा करते हैं। 1510 में मेरू के निकट एक मशहूर लड़ाई में ईरान के शाह इस्माइल ने शेरबानी खां को हराकर मार डाला। बाबर ने एक बार फिर समरकंद पर अधिकार करने की कोशिश की। इस बार उसे ईरानी फौजों की मदद हासिल थी। उसे समरकंद पर विधिवत प्रतिष्ठित कर दिया गया, लेकिन ईरानी सेनापति का नियंत्रण बहुत चुप रहा था, जबकि यह सेनापति बाबर के साथ एक स्वतंत्र शासक के बजाय ईरान के एक सूबे के सूबेदार की तरह सलूक करना चाहते थे। इसी बीच उज्बेकों ने अपनी पराजय के आगाज से अपने को तेजी से संभाल लिया। एक बार फिर बाबर को समरकंद से उखाड़ फेंका और काबुल लौटना पड़ा। 1514 में स्वयं ईरान के शाह को ही उस्मानिया सुल्तान से हार खानी पड़ी। इस प्रकार उसने उज्बेक टॉक्स ऑक्सियाना के निर्भय स्वामी बन गया। इन घटनाओं के अंत में बाबर को भारत की दृष्टि डालने के लिए विवश कर दिया। भारत विजय। बाबर कहता है, जब से उसने काबुल पर अधिकार किया 1500 में, तब से पानीपत में हासिल जीत, मैंने हिंदुस्तान को जीतने के बारे में सोचना कभी बंद नहीं किया था, लेकिन इसके पूर्व उसके लिए उपयुक्त अवसर नहीं मिला था, क्योंकि कभी मेरे बेगों की आशंकाएं
तो कभी मेरे और मेरे भाइयों के बीच असहमति इसमें बाधक बन गई जाती थी। मध्य एशिया के एक अन्य असंख्य आक्रमणों की तरह बाबर भी भारत में धन धान्य की ख्याति सुनकर उसकी ओर आकृष्ट हुआ। उसने सुन रखा था कि भारत सोने चांदी का देश है। तैमूर ने न केवल यहाँ पर अतुलित संपत्ति और कुशल कारीगर को लेकर लौटा था, जिसकी बदौलत उसने अपने ऐसे साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की। उसने अपनी राजधानी को भव्यता, बल्कि उसने पंजाब के कुछ इलाकों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये इलाके तैमूर के उत्तराधिकारियों के अधीन कई पीढ़ियों तक रहे। जब बाबर ने अफगानिस्तान को जीता तो उसे लगा कि इन इलाकों का यह वाजिब हकदार है। बाबर की भारत विजय की आशंका विजय का एक और कारण था कि काबुल में बहुत मामूली आमदनी होती थी। इतिहासकार अबुल फजल कहता है कि वह बाबर बख्श खां कंधार काबुल पर राज करता था, जिससे उसे सेना की ज़रूरतें पूरी करने में काफ़ी आमदनी नहीं होती थी। दरअसल तो कुछ सीमावर्ती प्रदेशों में सेना और प्रशासन पर काबू करने की आमदनी ज़्यादा खर्च हो जाता था। इस मामूली आमदनी से वह अपने बेगों और गोद बंधुओं की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता था। उसे काबुल पर उज़्बेकों के हमले का भी खतरा था और मुसीबत में शरण लेने के लिए उज़्बेकों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करने के लिए भारत एक उपयुक्त स्थान था। उत्तर पश्चिम भारत की राजनीतिक परिस्थिति भारत में बाबर के प्रवेश के लिए उपयुक्त थी। 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो चुकी थी और दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोदी आसीन था। इब्राहिम ने एक बड़े केंद्रीकृत साम्राज्य की रचना करने की कोशिश की तो अफगान सरदारों और राजपूतों के कान खड़े हो गए। अफगान सरदारों में एक सबसे दुर्भिक्ष व्यक्ति पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी था। वास्तव में दौलत खां ने पंजाब का लगभग स्वतंत्र शासक था। दौलत खां ने इब्राहिम लोदी को खुश करने के लिए अपने बेटे को उसके दरबार में खिदमत करने के लिए भेजा। साथ ही भीरा आदि के सरहिंदी इलाकों पर पंजाब में मिलाकर उसकी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करी। 1518 से 19 में बाबर ने भीरा के शक्तिशाली दुर्गों को जीत लिया। इसके बाद दौलत खां और इब्राहिम लोदी को पत्र भेजकर उनके इलाके वापस करने के लिए देने को कहा जो तुर्कों के थे, लेकिन दौलत खां ने बाबर के दूत को लाहौर फेंक दिया और ना ही खुद उनसे मिला। इससे ना इब्राहिम लोदी के पास जाने दे रहा था जब बाबर काबुल लौटा तो दौलत खां ने उसके प्रतिनिधि को भीरा से निकाल दिया। 1502 से 21 में बाबर ने एक बार फिर सिंधु नदी पार की और आसानी से भीरा और सियालकोट को जीत लिया। इस तरह हिंदुस्तान में दाखिल होने के दोनों दरवाजे अब उसके कब्जे में थे। लाहौर ने उसके सामने घुटने टेक दिए। बाबर उसी समय और आगे बढ़ सकता था, लेकिन तभी उसे कंधार में एक विद्रोह की खबर मिली। वहीं से वापस लौट पड़ा। 1.5 साल की घेराबंदी के बाद से कंधार पर फिर कब्जा किया। इस तरह उधर से निश्चित होकर बाबर एक बार फिर भारत की ओर ध्यान देने की स्थिति में आ गया। लगभग इसी समय दौलत खां के बेटे दिलावर खां के नेतृत्व में एक दूत मंडल बाबर के पास पहुंचा। उन्होंने बाबर को भारत में आने के लिए आमंत्रित किया और सुझाव दिया कि उसे इब्राहिम लोदी को अपदस्थ कर देना चाहिए, क्योंकि वह अत्याचारी था। उसे अपने अमीरों का समर्थन प्राप्त नहीं था। संभव राणा साना का कोई संदेह वह उस समय भारत में आक्रमण करने का निमंत्रण लेकर बाबर के पास पहुंचा था। इन निमंत्रणों से बाबर को विश्वास हो गया था कि पूरा हिंदुस्तान तो कम से कम पंजाब को जीतने का ठीक समय आ गया है। 1525 में जब बाबर पेशावर में था तभी उसे खबर मिली कि दौलत खां ने फिर पाला बदल लिया है और 30-40 हज़ार लोगों की एक सेना एकत्र करके बाबर के आदमियों को सियालकोट से निकाल दिया है। अब वह पंजाब की ओर बढ़ रहा था। बाबर के पहुंचते दौलत खां की सेना ने तितर बितर हो गई। उसने आत्मसमर्पण करके क्षमा प्राप्त कर ली। इस प्रकार सिंधु पार करने के 3 हफ्तों के अंदर बाबर पंजाब का मालिक बन चुका था। पानीपत की लड़ाई 20 अप्रैल सन 1526। अब दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से टक्कर होना अवश्य भावी था। दिल्ली की ओर कूच करके बाबर ने उसका सरंजाम कर दिया। इब्राहिम लोदी ने अनुमानतः 1 लाख सैनिकों और 1000 हाथियों की विशाल वाहिनी लेकर पानीपत में उसका सामना किया। चूँकि भारतीय सेना में आमतौर नौकर चाकरों के बड़े दल हुआ करते थे, इसलिए इब्राहिम लोदी की सेना में लड़तों की संख्या इससे काफ़ी कम रही। बाबर ने 12,000 लोगों की सेना के साथ सिंधु नदी पार की, लेकिन उसमें भारत में स्थित सेना, पंजाब में अन्य सरदारों और बहुत सारे सिपाहियों के साथ उसके साथ हो जाने और उसके सैनिक काफ़ी संख्या बढ़ गई होगी। फिर भी बाहर की सेना संख्या बल में लोदी की सेना कम थी।
बाबर ने मोर्चों को मजबूत बनाते हुए अपने सेना में एक बाजू को पानीपत में, जहां बहुत से मकान थे, विश्राम दे दिया। दूसरे ओर पेड़ों की डालियों और टहनियों से भरी एक खाई के जरिए सुरक्षा प्रदान की। सामने उसने गाड़ियों में आपस में बांधकर एक कतार रक्षा प्राचीर की तरह खड़ी कर दी। दो दो गाड़ियों के बीच छाती की ऊंचाई पर तोपों रखने की जगह बना दी। इस युक्ति से बाबर को उस्मानिया रूसी युक्ति कहा गया, क्योंकि उस्मानियों ने ईरान के शाह इस्माइल के खिलाफ इस युक्ति का इस्तेमाल किया। बाबर ने दो कुशल उस्मानिया तोपचियों उस्ताद अली और मुस्तका की सेवाएं भी प्राप्त कर ली थी। भारत में बारूद का प्रयोग धीरे धीरे विकसित हो रहा था। बाबर का कहना था कि उसने सर्वप्रथम इसका इस्तेमाल भीरा के किले पर हमला करते समय किया था। स्पष्ट ही भारत को बारूद की जानकारी थी, लेकिन उत्तर भारत में इसका आम प्रयोग बाबर के आगमन से ही शुरू हुआ। इब्राहिम लोदी को चाक चौबंद सुरक्षा प्रबंधों से सज्जित बाबर के मोर्चे की कोई जानकारी नहीं थी। स्पष्टतः ही उसने बाबर को में उसी तरह से गतिशील युद्ध पद्धति की आशा थी जिसका प्रयोग मध्य एशिया की सेनाएं करती थीं, अर्थात तेजी से आगे बढ़ना और जरूरत होने पर उतनी तेजी से पीछे हट जाना। 7-8 दिनों तक चलने वाली झड़पों के बाद इब्राहिम लोदी की सेना लड़ाई के लिए मैदान में उतर गई। बाबर के मोर्चों की ताकत देखकर वो जरा झिझके। अब इब्राहिम लोदी अपनी सेना को सही ढंग से विंतस ही कर रहा था कि बाबर की सेना ने के छोर वाले दो बाजुओं का घेरा बनाकर लोदी सेना के बाजू और पृष्ठ पर हल्ला बोल दिया। सामने से बाबर के तोपचियों ने तोपों का कारगर इस्तेमाल किया, लेकिन बाबर अपनी जीत का मुख्य श्रेय अपने धुरंधरों को देता है। विचित्र बात यह है कि उसने इब्राहिम के हाथियों का कोई जिक्र नहीं किया है। जाहिर है इब्राहिम को इनका इस्तेमाल करने का समय ही नहीं मिला। इन आरंभिक आघातों के बावजूद लोदी सेना बहादुरी से लड़ी। 2-3 घंटे की लड़ाई के बाद पूरे जोरों से चलती रही। 5-6 हज़ार सैनिकों की एक टुकड़ी जिसे इब्राहिम लोदी मरते दम तक जूझता रहा। उसके साथ अनुमानतः 15,000 से अधिक आदमी इस लड़ाई में खेत रहे। पानीपत की लड़ाई भारतीय इतिहास की निर्णायक लड़ाइयों में गिना जाता था। इस लड़ाई से लोदी शक्ति की नींव टूट गई और दिल्ली तथा आगरा तक के पूरे क्षेत्र में बाबर का नियंत्रण स्थापित हो गया। इब्राहिम लोदी ने आगरा में जो दौलत जमा कर रखी थी उसे बाबर अधिक कठिनाइयों से उबर रहा था। अब जौनपुर तक के सन प्रदेश बाबर के लिए खुले पड़े थे, लेकिन एक क्षेत्र पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए बाबर को 2 बड़ी और कठिन लड़ाई लड़नी पड़ी। एक थी मेवाड़ के राणा सांगा के विरुद्ध और दूसरी पूर्वी अफगानों के विरुद्ध। इस दृष्टि से देखें तो पानीपत की लड़ाई राजनीतिक दृष्टि से उतनी निर्णायक नहीं थी जितने की मानी जाती है। उसका असली महत्व इस बात में नहीं था कि उसने उत्तर भारत में प्रभुत्व स्थापित करने के संघर्ष में एक नए दौर का सूत्रपात किया। पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर के सामने अनेक कठिनाइयाँ आई। बहुत से वेग भारत के लंबे समय तक लड़ते रहने के हक में नहीं थे। गर्मी का मौसम शुरू होना था, उनकी आकांक्षाएं और भी बढ़ गई। अब वे घरों से दूर अजनबी और शत्रु देश में थे। बाबर ने लिखा कि भारत के लोगों को बला की मुखालफत दिखाई दी। मुगल सेना के पहुंचते वो अपने गांव छोड़कर चले जाते थे। जाहिर है तैमूर की लूट-फूट का याद उनके दिमाग में अभी भी ताज़ा थी। बाबर को मालूम था कि भारत के संसाधनों के सहारे वह एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना कर सकता था, अपने बेगों को संतुष्ट कर सकता था। अपने रोजनामचे उसने दर्ज किया। फिर हमें काबुल की गरीबी नहीं चाहिए। अब हमें फिर से काबुल की गरीबी नहीं चाहिए। अतः दृढ़ता से काम लिया और भारत के जमे रहने का पक्का इरादा जाहिर करते हुए बहुत सारे बेगों को काबुल से लौट जाना चाहते छुट्टी दे दी। बाबर का इरादा बिल्कुल साफ हो चुका था। इससे राणा सांगा चौंका। उसने बाबर से 2-2 हाथ करने की तैयारियां शुरू कर दी अब इसके बाद खानवा की लड़ाई। पूर्वी राजस्थान और मालवा पर प्रभुत्व स्थापित करने में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच बढ़ते संघर्ष का जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। मालवा के मोहम्मद खिलजी के हारने के बाद राणा का प्रभाव धीरे धीरे पीलियाखार तक फैल गया, जो आगरे के निकट एक छोटी सी नदी थी। सिंधु गंगा के मैदान की घाटी में बाबर द्वारा एक साम्राज्य की स्थापना राणा के लिए खतरा थी। राणा सांगा बाबर को भारत से बाहर करने या कम से कम उसकी शक्ति को पंजाब तक सीमित करने के उद्देश्य से तैयारी में जुट गया।
बाबर ने राणा सांगा पर समझौता भंग करने का आरोप लगाया। वह कहता है उसे राणा सांगा ने भारत आने के लिए निमंत्रित किया और इब्राहिम लोदी के खिलाफ उसका साथ देने का वचन दिया। लेकिन अब जब वह दिल्ली और आगरा जीतने में जुटा हुआ था तो राणा का हाथ धरे बैठा हो रहा। हमें नहीं मालूम कि राणा कि सांगा ने ठीक ठाक क्या वायदा किया था। हो सकता है उसने बाबर और दिल्ली की सल्तनत के बीच लंबे संघर्ष की आशा की हो, जिस दौरान उन प्रदेशों का अधिकार कर सकता था। उसके मन में महत्वाकांक्षा पल रही थी। संभव उसने यह उम्मीद बांध रखी थी कि उसके पूर्वज तैमूर की तरह बाबर भी दिल्ली को लूटकर इस लोदियों को कमजोर बनाकर लौट जाएगा। बाबर ने भारत के मुकम्मल रहने की हालतें बिल्कुल बदल गईं। बहुत से अफगान राणा सांगा के साथ हो गए। इसमें इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी भी था, जिसने सांगा की जीत होने पर दिल्ली की गद्दी को वापस पाने की आशा थी। मेवात का शासक हसन खां मेवाती भी राणा के साथ हो गया। लगभग सभी राजपूत राजाओं ने राणा के अधीन लड़ने के लिए अपनी अपनी सेनाओं की टुकड़ियां भेजी। राणा सांगा की ख्याति और बयाना जैसे कुछ सीमावर्ती मुगल ठिकानों के खिलाफ उनकी प्रारंभिक सफलता की जानकारी से बाबर की सेना उपस्थित छा गई। उनके जोश भरने के लिए बाबर ने पूरी गंभीरता से ऐलान किया कि यह लड़ाई है अपने को सच्चा मुसलमान दिखाने की। लड़ाई से एक दिन पहले उसने अपने सैनिकों को सामने शराब, शाही सुहारियाँ उलीस दी और सारे पैमाने तोड़ डाले। उसने अपने राज्य भर में शराब की खरीद बिक्री पर पाबंदी लगा दी और मुसलमानों पर सारी चुंगी उठा ली। बाबर ने बहुत सावधानी के साथ आगरा के 40 किलोमीटर दूर खानों में एक उपयुक्त ठिकाना चुनकर अपना मोर्चा जमाया। पानीपत की तरह उसने अग्रिम रक्षा प्राचीर के तौर पर आपस में बंधी गाड़ियों की एक कतार खड़ी कर दी। दोहरी सुरक्षा के सामने खाई खुदवा दी। रक्षा बंधन के बीच इतनी जगह खाली छोड़ दी गई कि कट्टेबाज गोलियां दाग सके और पहिएदार सिपाहियों की आड़ में लेकर आगे बढ़े। खानवा की लड़ाई 1527 में मुकाबला जम कर हुआ। बाबर के अनुसार सांगा की सेना में 2 लाख से अधिक सैनिक थे। इनमें से 10,000 अफगान घुड़सवार थे। इतने ही लोग हसन खां मेवाती के मैदान में उतर गए थे। ऐसे मौके में दिए गए आंकड़ों में आमतौर अतिशोक्ति से काम लिया जा सकता है। संभव है ये आंकड़े अतिरंजित हों, लेकिन इसमें शक नहीं है कि बाबर की सेना संख्या बल में कम थी। बाबर की सेना में दाहिने बाजू पर सांगा ने भयंकर हमला किया और उसे लगभग भेद दिया। इससे मुगल तोपखाने में राणा सांगा की भारी संहार किया और धीरे धीरे उसे पीछे धकेल दिया। बाबर ने सिपाहियों के पीछे खड़ी अपनी बीच वाली टुकड़ी को आक्रमण करने का हुक्म दिया। श्रृंखलाओं में आपस में जुड़ी गाड़ियों के पीछे तोपखाने भी आगे बढ़ा दिए। इस प्रकार सांगा ने सेना को चारों ओर से घेर दिया और भयंकर मार काट के बाद पराजित हो गए। राणा सांगा बचकर भाग निकला और बाबर से फिर संघर्ष करना चाहता था, लेकिन उसे अपने ही सरदारों ने जहर देकर मार दिया, क्योंकि राणा के मंसूबे खतरनाक और आत्मघाती मानते थे। वो राजस्थान की धरती पर उत्पन्न एक दुष्टम योद्धा का अंत हो गया। सांगा की मृत्यु से आगरा तक फैले एकीकृत राजस्थान के सपने को गंभीर आघात लगा। खानवा की लड़ाई दिल्ली आगरा के क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई। बाबर ने आगरा के पूर्व ग्वालियर, धौलपुर और कई किलों को जीतकर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। उसने हसन खां मेवाती को छीनकर अलवर के एक बड़े हिस्से को अपने राज्य में मिला लिया। उसके बाद वह मालवा के क्षेत्र में चंदेरी के राजा मेदिनी राय पर चढ़ गया। एक राजपूत सिपाही अंतिम सांस तक लड़ा, स्त्रियों ने जहर कर लिया, फिर भी राय की पराजय हुई। इस प्रकार चंदेरी पर भी बाबर का कब्जा हो गया। तभी बाबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में अफगानों की बढ़ती गतिविधियों की खबर मिली और उसे उस तरफ आगे बढ़ने का इरादा छोड़कर लौटना पड़ा। अफगान हार तो गए थे, लेकिन मुगल शासन को मन से स्वीकार नहीं कर पाए। पूर्वी उत्तर प्रदेश अब अफगान सरदारों के प्रभुत्व में था। उन्होंने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन इस बोझ को वो अपने सिर से कभी भी उतार फेंकने को तैयार थे। अफगान सरदारों की सहायता से बंगाल का शासक नुसरत सहकर कर रहा था, जिसने इब्राहिम लोदी की एक बेटे से विवाह किया था। इसके पूर्व अफगानों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक मुगल आमिलों को उखाड़ फेंका था। वे कन्नौज तक पहुंच गए थे, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उनके पास कोई लोकप्रिय नेता नहीं था। कुछ समय बाद इब्राहिम लोदी का एक भाई महमूद लोदी, जो खानवा में बाबर के खिलाफ लड़ा था, बिहार पहुंचा। अफगानों ने अपने शासक के रूप में उनका स्वागत किया और अधीन शक्ति अर्जित करने में जुट गए। एक ऐसा खतरा जिसकी बाबर उपेक्षा नहीं कर सकता। निरंतरता
1529 के प्रारंभ में वो आगरा के पूर्व रवाना हो गया। बनारस के निकट गंगा को पार कर लेने के बाद उसका सामना घाघरा नदी के किनारे खड़ी अफगानों और नुसरत शाह की संयुक्त सेना से हुआ। यद्यपि बाबर ने घाघरा नदी को पार कर लिए और अफगान सेना को पीछे हटाने पर विवश कर दिया, तथापि वह निर्णायक जीत हासिल नहीं कर सका। इस बीच वो बीमार हो गया। उसे मध्य एशिया की परिस्थिति की चिंता परेशान कर रही थी। उसे अफगानों के जैसे तैसे एक समझौता करना पड़ा। उसने बिहार पर अपनी थोड़ी सी प्रभुत्ता का दावा जताया, लेकिन इस प्रदेश में अधिकांश इलाकों को उसने अफगान सरदारों के अधिकार में ही छोड़ दिया। तत्पश्चात वह आगरा लौटा। इसके कुछ दिन बाद ही वह काबुल जा रहा था तो रास्ते में लाहौर में उसकी मृत्यु हो गई। बाबर के भारत आगमन का महत्व। बाबर का भारत आगमन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद वह पहला अवसर था जब काबुल और कंधार उस साम्राज्य के अंग बन गए जिसमें उत्तर भारत शामिल था। काबुल कंधार भारत पर आक्रमण करने के लिए आधार का काम कर रहे थे। इससे उन पर अपना प्रभुत्व जमा रखकर बाबर उसके उत्तराधिकारियों लगभग 200 साल तक भारत को बाहरी हमलों से सुरक्षित रख पाए। आर्थिक दृष्टि से देखें तो काबुल और कंधार पर नियंत्रण होने से भारत के विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला, क्योंकि दोनों शहर के पूर्व चीन की ओर, पश्चिम की ओर भूमध्य सागर के बंदरगाहों की ओर जाने वाले कारवाओं का प्रस्थान स्थल थे। इस प्रकार भारत एशिया को आर पार चलने वाले भारी व्यापार में ज़्यादा हिस्सेदारी कर सकता था। उत्तर भारत में बाबर ने राणा सांगा के नेतृत्व में खड़े लोधी और राजपूतों के महासंघ की शक्ति छिन्न भिन्न कर दी। इस प्रकार उसने एक विद्यमान शक्ति संतुलन को नष्ट कर दिया, एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की दिशा में कदम उठाया, और ये बहुत बड़ा कदम था। लेकिन वस्तुतः उस साम्राज्य की स्थापना करने के लिए अभी बहुत कुछ करना शेष था। बाबर ने भारत में कई युद्ध पद्धति का सूत्रपात किया। यदि भारत को बारूद की जानकारी पहले भी थी, परंतु बाबर ने दिखा दिया कि तोपखाने व अश्वारोही के कुशल संयोग से कितनी कुछ हासिल किया जा सकता था। उसकी जीतों से भारत में बारूद और तोपखानों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। तोपखाना रखना बहुत खर्चीला पड़ता था, इसलिए उसने उनका प्रयोग वही शासक कर सकते थे जो इसके लिए पर्याप्त साधन हों। इस प्रकार बड़े राज्यों के युग की शुरुआत हुई। हमें अपनी नई सेना पद्धति तथा व्यक्तिगत आदरण के द्वारा बाबर ने फिरोज तुगलक के मृत्यु के बाद जीती जा रही ताज की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। यद्यपि सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी ने इस प्रतिष्ठा को वापस लाने की कोशिश की। कबीलाओं आज़ादी और समानता की अफगान परिक्रमा उन्हें थोड़ी बहुत कामयाबी मिल ही पाई थी। बाबर को एशिया के दो परम पराक्रमी योद्धा चंगेज़ खां और तैमूर का वंशज होने का गौरव प्राप्त था, इसलिए उसका कोई भी सरदार उसके साथ समानता का बर्ताव नहीं कर सकता था, न उसकी गद्दी पे आंखें गड़ा सकता था। यदि उसकी स्थिति में कोई चुनौती दे सकता था, वह था तैमूर घराने का कोई राजपुरुष दे सकता था। अपनी व्यक्तिगत खूबियों के कारण बाबर ने अपने बेगों का दिल जीत लिया। अपने सिपाहियों की कठिनाइयों के इस तारीख का हमेशा तैयार रहता था। एक बार जब ठंड का मौसम पूरे जोर पर था, बाबर को काबुल लौट रहा तो बर्फ़ की इतनी मोटी जमी थी कि उसने घोड़े धंस जा रहे थे। इसलिए उसने सैनिकों के दलों को सिर्फ बर्फ़ को लातों के दबाव से जितना सख्त कर दिया कि उस पर खड़े होकर घोड़े गुजर सकें। बाबर तनिक भी झिझके बिना रोड़ तोड़ के काम में लग गया था। बाबर को ऐसे करता देख उसके बेग भी उसमें शरीक हो गए थे। बाबर शराब और अच्छी सोहबत का शौकीन था। खुद को सोहबत में काफ़ी मज़ेदार होती थी। खुद उसकी सोहबत भी काफ़ी मज़ा। उसके साथ ही कठोर अनुशासनवादी और काम लेने वाले बहुत सख्त थे। उसने अपने बेगों का बहुत ख्याल रखा था। जब उसकी वफादारी कायम रहती थी तो उसे बहुत से दोस्तों को नज़रअंदाज कर देता था। वह अपने अफगान और भारतीय सरदारों के प्रति भी ऐसा व्यवहार करने को तैयार था, लेकिन उसकी कुछ क्रूरता थी जिसे शायद पूर्वजों को उनमें विरासत मिली थी। कई बार उसके विरोधियों ने कटे सिरों का ऊंचा अंबार लगा दिया, लेकिन क्रूरता के इन तथा ऐसी ही दूसरी मिसालों को बाबर के कठिन युग में ध्यान रखकर देखना चाहिए। बाबर रूढ़िवादी सुन्नी था, लेकिन वह धर्मार्थ नहीं था। इस्लाम के धर्म विशारदों और उलमिलाओं की बातों पर राजकाज के मामले में ध्यान नहीं देता था। जब ईरान और तुरान में शिराए और सुन्नी के बीच कटुता वाक सांप्रदायिक संघर्ष चल रहा था,
वैसे ही वह राज दरबार में धर्म, दर्शन तथा संप्रदाय संबंधी विवादों से मुक्त था। उसने सांगा के खिलाफ अपनी लड़ाई की जिहाद की संज्ञा दी और जीत के बाद गाजी का खिताब अपनाया, लेकिन स्पष्ट ही उसके कारण राजनीतिक थे। यद्यपि उसका शासनकाल लड़ाई का काल था, फिर भी उसके द्वारा मंदिर तोड़े जाने के गिने चुने उदाहरण मिल सकते हैं। बाबर को फारसी भाषा और अरबी में गहरा ज्ञान था। उसने तुर्की की भाषा, जो कि मातृभाषा थी, 2 प्रसिद्ध लेखकों में गिना जाता है। गद्य के रूप में वह लसानी तो था ही था। उसका प्रसिद्ध इसमें तुझे के बाबरी विश्व साहित्य की एक अमर कृति मानी जाती है। वह मसनवी और जाने माने सूफी संत की रचना का तुर्की भाषा में अनुवाद उसकी एक अन्य कृति है। वह अपने काल में प्रसिद्ध कवियों और कलाकारों के संपर्क में रहता था। उसमें स्मरणों और उसकी रचनाओं का वर्णन क्या है। उसने एक गंभीर प्रकृति विशारद था। अपने भारत की वनस्पति और जीव जंतुओं का वर्णन विस्तार से किया। उसने कई योजनाबद्ध बगीचे लगाए, पानी के तीव्र प्रवाह की व्यवस्था करवाई। उस तरह उसने दार्शनिक इस क्षेत्र में बागवानी की परंपरा को नींव डाली। बाबर ने राज्य को एक नई अवधारणा का सूत्रपात किया। इसे राज्य का आधार बादशाह की शक्ति और प्रतिष्ठा थी। इसमें धार्मिक और सांप्रदायिक कट्टरवाद के लिए स्थान नहीं था। वह संस्कृति की ललित कलाओं का उन्नायक था। इस प्रकार वह अपने उत्तराधिकारियों के लिए नज़ीर छोड़ दिया और इसके लिए एक निश्चित दिशा का निर्देश दिया। हुमायूं के गुजरात विजय और शेरशाह से उसका संघर्ष। बाबर की मृत्यु के बाद 1530 में उसका बेटा हुमायूं तख्त पर बैठा। उस समय उसकी उम्र 23 साल की थी। गद्दी पर बैठते ही उसने कई समस्याओं से निपटना पड़ा। उसका समाधान करने के लिए बाबर को समय ही नहीं मिल सका था। अब तक प्रशासन को सुदृढ़ नहीं बनाया जा सका था और राज्य की वित्तीय स्थिति भी खराब थी। अफगानों को भी दबाया नहीं जा सकता था और मुगलों को भी भारत से निकाल करने में मंसूबे बांधे थे नहीं जा सका था और वे मुगलों को भारत से बाहर निकालने के लिए मंसूबे बांध रहे थे। फिर साम्राज्य को सभी भागों में बांट देने की तैमूरी विरासत थी सो अलग। बाबर ने हुमायूं को अपने भाइयों से प्यार से पेश आने की सलाह दी थी, लेकिन वह मुगल साम्राज्य की अभी शेष अवस्था में ही था, विभाजन के पक्ष में नहीं था, क्योंकि विभाजन साम्राज्य के लिए विनाशकारी हो सकता था। जब हुमायूं आगरा में गद्दी में बैठा तो उस समय काबुल और कंधार भी उसमें शामिल थे, जबकि हिंदुकुश से परे बदख्वासा पर उसका ढीला ढाला सा कुछ नियंत्रण था। काबुल और कंधार हुमायूं के छोटे भाई कमरान की देखरेख में थे। कामरान का मानना था कि उसका सही देखरेख में रहना तो स्वाभाविक ही था, लेकिन वह इन सब गरीब बराबर को संतुष्ट नहीं था। उसने लाहौर और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। हुमायूं अनंत व्यस्त था और गृह युद्ध नहीं चाहता था, इसलिए उसके सामने इस स्थिति को स्वीकार करने का कोई चारा नहीं था। कामरान ने हुमायूं की प्रभुता स्वीकार कर ली और जरूरत पड़ने पर मदद करने का वचन भी दिया। कामरान के व्यवहार से यह आशंका पैदा हुई, मौका मिलने पर हुमायूं के दूसरे भाई भी वैसा कर सकते थे, लेकिन पंजाब और मुल्तान के हुक्मरान के हवाले देने में लाभ हुआ कि हुमायूं साम्राज्य की पश्चिमी सीमा की ओर निश्चित होकर पूर्वी के हिस्सों की ओर ध्यान दे सकता था। उपयुक्त कठिनाई के बावजूद हुमायूं को पूर्वी में अफगानों की तेजी से बढ़ती हुई ताकत और गुजरात के शासक बहादुर शाह की बलवती हुई महत्वाकांक्षाओं से भी निपटना था। हुमायूं ने आरंभ में हुमायूं को लगा इन दोनों में अफगानों का खतरा अधिक गंभीर है। 1532 में उसने दोहरा नामक स्थान गंभीर है। 1532 में उसने